गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग बीपीएससी प्री 67 का मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करने वाले हैं। इसका पार्ट 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें हमने 45 क्वेश्चन किए थे, जो मैंने परसों अपलोड किया था। और आज हम लोग कर रहे हैं इसके 45 से लेके 150 क्वेश्चन तक आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है। इसमें हम शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि बीपीएससी प्लेटफॉर्म अगर आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे ना, तो ये टेस्ट आपको मिल जाएगा। वहाँ जाके आप ये टेस्ट दे सकते हैं। और प्रॉपर टाइमर है 2 घंटे का, जैसे एग्जाम में होता है। और हर क्वेश्चन के नीचे उसका प्रॉपर सोल्यूशन आएगा। टेस्ट खत्म करने के बाद आपकी रैंकिंग आएगी, आपका परसेंटेज आएगा, सब कुछ अच्छे तरीके से बता दिया जाएगा। और इस टेस्ट सीरीज में हम लोग क्या कर रहे हैं, जो टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च करी है, इसमें 10 तो फुल लेंथ टेस्ट है, और फिर काफ़ी सारे हम सेक्शनल क्वेश्चंस भी डालेंगे, क्विज डालेंगे, ताकि आपकी अच्छी से तैयारी हो सके। और इन पेपर्स को, ये जो 10 टेस्ट हो रहे हैं, इन पेपर्स को बीपीएस के क्वालिफाइड ऑफिसर्स ने बनाया है, किसी आम इंसान ने नहीं बनाया है। तो आई एम वेरी श्योर कि आपको ये बहुत हेल्प करेगा आपके एग्जाम में। तो जिसको भी डिटेल चाहिए, उस डिटेल की वीडियो, मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बना रखी है कि टेस्ट पेपर में कैसे क्या होगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन डाल दूंगी, आप देख लीजिएगा। एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, जाके आप पेपर दे सकते हैं। तो उस पिछली वीडियो में हमने क्या करा था, करंट अफेयर का क्वेश्चन करा था और हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस करे थे। टोटल 45 क्वेश्चन करे थे। आज हम लोग क्वेश्चन में 46 से शुरू करेंगे। ठीक है, एंड तक बने रहिएगा। चलिए, आज का जो पहला सवाल है उसमें ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा कंसर्न है 61st संशोधन जो हुआ था, अमेंडमेंट से हुआ, उससे कौन सा कंसर्न है। तो हम लोग चलिए ऑप्शन एक बार देख लेते हैं कि इमरजेंसी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट नहीं, पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट टू एक्सटेंड प्रेसिडेंट रूल नहीं, लोअरिंग द एज ऑफ वोटर्स हाँ। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कि मतदाताओं की उम्र कम हुई थी 61st अमेंडमेंट में। और ये कब हुआ था, 1989 में हुआ था। तो कम उम्र होके कितने से हो गई, पहले हम लोग के जो वोटर्स थे ना, उनकी उम्र थी 21 साल, अब उसको घटा के क्या कर दिया गया इस अमेंडमेंट के बाद, 18 साल। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। और कौन से आर्टिकल को अमेंड किया गया था, कौन सा आर्टिकल था वो, तो 326 आर्टिकल नंबर। और अमेंडमेंट पूछेगा तो 61st अमेंडमेंट। सारी चीजें देख ली। 1989 में हुआ था, और इसमें वोटर्स का एज घटा के 21 साल से 18 साल तक कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। कैपिटल क्या है सैन मेरिनो का। सैन मेरिनो एक कंट्री है, बहुत ही छोटी सी कंट्री, इसकी आबादी है 33,000 मात्र, देश है ये। इसका कैपिटल पूछा, तो इसका कैपिटल क्या होगा, इसका कैपिटल भी है सैन मेरिनो। अब ये क्वेश्चन यहाँ क्यों डाला गया है, क्या इंपॉर्टेंस मैं बताती हूँ। अभी ओलंपिक्स 2020 हुए थे, तो सैन मेरिनो एक ऐसा देश है जिसने 3 मेडल जीते हैं। आप सोचिए कि 33,000, मतलब अगर हम लोग बिहार में बैठे हैं तो बात करें, तो हमारा एक जिले का एक कॉलोनी कह सकते हैं, दो कॉलोनी को मिला देंगे 33,000 लोग रहते हैं। उतने लोग में से उन्होंने 3 मेडल लाया, और हमारे टोटल कितने मेडल्स थे, 7 मेडल्स थे। तो ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है सैन मेरिनो की, तो बहुत चर्चे में था, आप बिल्कुल नाम ध्यान में रखिए। ठीक है, और ओलंपिक्स रिलेटेड और पैरा ओलंपिक्स रिलेटेड मैंने 2 वीडियो बना दी है, चैनल पे मिल जाएगा, आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, तो आप उसको ज़रूर देखिए, क्योंकि इस साल स्पोर्ट्स में ओलंपिक्स से क्वेश्चन डेफिनेट आएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं कि 30वां बिहारी पुरस्कार 2020 में जो दिया गया है, वो किसको दिया गया है। तो वो दिया गया है मोहन कृष्ण बोहरा जी को। ठीक है, और क्यों इनको मिला है, किस चीज़ के लिए, तो इन्होंने एक किताब लिखी थी, तस्लीमा। ठीक है, संघर्ष एंड साहित्य पूरा नाम है इसका, तस्लीमा संघर्ष एंड साहित्य। बिहारी पुरस्कार जो होता है ना, लिटरेचर के लिए मिलता है, आर्ट कल्चर लिटरेचर से रिलेटेड होता है। मोहन कृष्ण बोहरा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नीतीश कुमार ने पहला एवर बर्ड फेस्टिवल स्टेट का, बिहार का पहला बर्ड फेस्टिवल अभी इनॉग्रेट कर रहा है। इस बर्ड फेस्टिवल का क्या नाम है, तो कालरव नाम है। ठीक है, तो किस जगह पे इसको इनॉग्रेट कर रहा है, तो इस जगह है जमुई। और इसका कहाँ पे ये करा है, तो नागी नकटी बर्ड सेंचुरी है, तो वहाँ पे नाम है नागी नकटी बर्ड सेंचुरी। तो देखिए इसमें से कुछ भी सवाल पूछा जा सकता है कि किस जगह पे करा था। ठीक है, तो जमुई स्थान था, जमुई, बर्ड सेंचुरी थी नागी नकटी, और उसका नाम क्या था, तो कालरव। तीनों चीज आप ध्यान में रखिए। ठीक है, कुछ भी सवाल आ सकता है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम, किसके लीडरशिप में
अंडर हुज लीडरशिप इन बिहार, सारी पार्टीज ने बाइकआउट किया साइमन कमीशन को, साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था। तो किस लीडर की लीडरशिप में किया? तो ये इसका आंसर हो जाएगा अनुग्रह नारायण सिंह, इनके लीडरशिप में सबने बहिष्कार किया था। कब किया था? तो पता है साइमन कमीशन 1928, ठीक है, नाम ध्यान में रखिए। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। उसमें ये पूछ रहा है कि ऑल इंडिया कांग्रेस का सेशन हुआ था, दिसंबर में हुआ था 1922 में। तो ये कहाँ पे हुआ था, स्थान कहाँ पे, किस स्थान पे हुआ था? तो इसका जवाब हो जाएगा गया, क्योंकि ये बिहार में हुआ था तो इंपॉर्टेंट हो जाता है 1922 का सेशन ऑल इंडिया कांग्रेस का। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि पहला सेशन, फर्स्ट सेशन ऑफ आईएनसी वाज हेल्ड एट विच प्लेस? फर्स्ट सेशन ऑफ आईएनसी वाज हेल्ड एट विच प्लेस? और मैं बीच में काफ़ी क्वेश्चंस पूछते रहूंगी, तो आप टाइम के साथ साथ कमेंट में लिखते जाइएगा, मैं सबको पिन कर दूंगी और सारे सही आंसर्स, ठीक है, ताकि आपको और चीज़ें लर्न कर सकें। नेक्स्ट पे चलते हैं। इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 के अकॉर्डिंग बिहार में टोटल कितने शुगर मिल ऑपरेशनल है? तो ये हो जाएगा 11, टोटल 11 शुगर मिल ऑपरेशनल है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। बिहार इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है, जो अभी हुआ था 2020-21 में, तो ग्रोथ रेट क्या रहा 19-20 में? जैसे कि 20-21 क्या होता है कि 2020 में जो रिपोर्ट निकली है ना 20-21 में, तो वो पिछले साल का 2019-20 की अगर हम लोग बात करें तो उसमें बिहार की विकास दर क्या है? तो काफ़ी अच्छी विकास दर है, इट इज़ 10.5%। नाम ध्यान में रखिए, आप परसेंटेज ध्यान में रखिए, 10.5। नेक्स्ट है, ये बहुत अभी बर्निंग टॉपिक है, डुरंड रेखा कौन से दो देशों के बीच में है और जो कि इतने किलोमीटर की है? 2640 किलोमीटर की है। तो ये रेखा जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, जिसमें अफगानिस्तान इस रेखा को मानता नहीं है कि उतना वो। चलिए अब बाकी हम देख लेते हैं कौन कौन सी कंट्री के बीच में कौन कौन सी रेखा है। इंडिया और चाइना के बीच में कौन सी है लाइन? उसको क्या बोलते हैं? मैकमोहन लाइन, ठीक है। और अफगानिस्तान और पाकिस्तान का तो मैंने बताया डोरंड लाइन। अफगानिस्तान पाकिस्तान का तो हो गया डोरंड लाइन। और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कौन सी है? तो वो रेड क्लिफ लाइन। कैसे आप याद रख सकते हैं? आपको पता है कि पाकिस्तान से हमारे रिश्ते कुछ खास अच्छे हैं नहीं, तो रेड इज ए साइन ऑफ डेंजर। तो आप याद रखिए इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा है उसका नाम है रेड क्लिफ। थोड़ा आपको याद करने में आसानी होगी, मैंने एक छोटी सी ट्रिक बता दी आपको। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। हु हैज रिटन द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट? ये किताब किसने लिखी है? तो ये किताब लिखी है दलाई लामा जी ने, ठीक है, द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट। सीईओ कौन बन गए हैं नए सीईओ अमेजोन के? तो अमेजोन के जो नए सीईओ हैं इनका नाम है एंड्रयू जेसी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के नए सीईओ हैं, ध्यान में रखिएगा, एंड्रयू जेसी। नेक्स्ट है कि कौन सी विच कंट्रीज आर द मेंबर ऑफ इंडियन ओशन कमीशन? इंडियन ओशन कमीशन के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज हैं? तो टोटल अगर हम लोग देखें तो 5 कंट्रीज हैं, ठीक है। उनका क्या नाम है मैं लिख देती हूँ। उनका नाम है एक तो कोमोरोस, मॉरिशस, सेशल्स, उसके बाद रे यूनियन आइलैंड, ठीक है, रे यूनियन आइलैंड हो गया, और मेडागास्कर। 5। इंडिया, अब हमारा जो इंडिया है ना, ऐसे अगर मैप हम देखें नीचे का जो पोर्शन, इसके नीचे ये जो एरिया उसको इंडियन ओशन कमीशन कहते हैं। इस कमीशन में 5 टोटल कंट्रीज है। तो अगर हम ऑप्शन में देखें तो सारे ऑप्शन में तो 4 है। तो सबसे एक्यूरेट अगर है कोई तो ऑप्शन बी हो जाएगा। कोमोरोस भी है, मेडागास्कर है, मॉरिशस है, सेशल्स है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ध्यान में रखिएगा आप, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो है, अब नेक्स्ट 10 क्वेश्चन है वो एप्टी के हैं, तो वो मैं नहीं करा रही हूँ। आप एप्लीकेशन पे जाएंगे फुल सोल्यूशन के साथ है, क्योंकि अगर मैं एप्टी करा लूँगी तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। तो ये हम क्वेश्चन स्किप कर देते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है। 10 क्वेश्चन स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब साइंस आ जाता है, साइंस पे चलते हैं। पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ मेजर ऑफ थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर? ओजोन लेयर की जो थिकनेस है उसको हम लोग मापते हैं, तो उसकी यूनिट क्या है? तो उसकी यूनिट है डॉप्सन, ध्यान में रखिए, डॉप्सन।
आपको पता है कि ओजोन लेयर थिक होती जा रही है, तो डॉप्सन उसका मेजरमेंट जिससे हम नापते हैं। नेक्स्ट है फोनोमीटर। इसका इस्तेमाल होता है किस चीज़ को मापने के लिए? फोनोमीटर का इस्तेमाल किस चीज़ को मापने के लिए होता है? तो इसका इस्तेमाल होता है टेस्टिंग द फोर्स ऑफ ह्यूमन वॉइस इन स्पीकिंग। जैसे मैं बात कर रही हूँ तो मैं किस फोर्स से बात कर रही हूँ, तो इसको यूज करने मतलब मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज करती है उसको हम बोलते हैं फोनोमीटर। थोड़ा आप देख रहे हैं फोन से मिलता जुलता है, फोन वॉइस से रिलेटेड है, आप इसको रिलेट कर सकते हैं फोनोमीटर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं कि इनमें से कौन सा एक वेक्टर क्वांटिटी, आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में बचपन में कि दो क्वांटिटीज होती हैं, स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर क्वांटिटीज वो होती हैं, अब खैर इतना डिटेल में नहीं जाऊंगी, आपको पता ही है स्केलर वेक्टर। 70 पे हम लोग देखते हैं कि कौन सा ऐसा वेक्टर क्वांटिटी है, तो वो है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, स्पीड, टाइम और डिस्टेंस ये सब स्केलर क्वांटिटीज हैं, वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं कि कौन से डायरेक्शन में रेनबो दिखता है 12 बजे। सीन होगा ये, थोड़ा स्पेलिंग एरर कोई इशू नहीं। 12 बजे इंद्रधनुष किस दिशा में होता है? तो अगर हम लोग देखें तो 12 बजे अगर हम लोग देखते हैं दोपहर में, तो इंद्रधनुष को हम लोग नहीं देख सकते, इट कैन नॉट बी सीन। तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट सवाल है नेक्स्ट सवाल है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है विद द राइज ऑफ टेम्परेचर विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, लिक्विड की जो विस्कोसिटी है उस पर क्या फर्क पड़ता है? तो लिक्विड की विस्कोसिटी जो है वो डिक्रीज रहती है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं कि एटम को इन एन एटम एक जो हम लोग फिल करते हैं ऑर्बिट, ऑर्डर ऑफ फिलिंग अबव द ऑर्बिट्स इज गवर्न्ड बाय। तो ये कौन से रूल से हम लोग भरते हैं? अबाउ प्रिंसिपल आपने पढ़ा होगा 288 ऐसे, तो अबाउ प्रिंसिपल से हम लोग भरते हैं सारे ऑर्बिटल्स में। चलिए नेक्स्ट है कि कौन से रिएक्टेंट को हम लोग इस्तेमाल करते हैं रेलवे ट्रैक हम जब ज्वाइन करते हैं ना, तो कौन सा रिएक्टेंट है जिसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं? तो वो है एल्यूमिनियम। रेलवे पटरियों को जोड़ने के लिए। देखिए आप अगर जनरल साइंस का सिलेबस देखेंगे बीपीएससी में, बच्चे क्या करते हैं ना, दुनिया भर की फालतू की चीज़ें पढ़ते हैं। तो उसमें बेसिक अगर सिलेबस में लिखा है कि डेली डे टू डे जो हम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, आप साइंस का कभी भी सिलेबस उठा के देखिएगा, उसमें 70% ऐसे ही क्वेश्चन है। जैसे ये क्वेश्चन है कि रेलवे ट्रैक यूज ज्वाइन करने में कौन सा हम इस्तेमाल करते हैं, तो बेसिक डे टू डे सोप से रिलेटेड पूछेगा। ऐसी चीज़ जो हम देखते हैं अपने रेगुलर लाइफ में, उन सबसे 70% सवाल होते हैं जीएस के। ठीक है, और 20 to 30% होते हैं थोड़े बहुत केमिस्ट्री में, जो आप शायद नहीं देख सकते, फॉर्मूला वगैरह पूछ लियो, और बायोलॉजी में, वरना अगर फिजिक्स के तो जनरली सवाल ऐसे ही होते हैं। नेक्स्ट पे हम चलते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को बंदूक की गोली लगती है और उसके बॉडी से सारी गोलियां नहीं निकाल जाती हैं, तो इनमें से कौन सी चीज़ों की वजह से इसकी मृत्यु हो जाएगी? ठीक है, तो इनमें से लेड की वजह से इसकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, इसलिए आपने देखा गोली सबसे पहले गोली निकालने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा देर तक रहता है तो जहर फैल जाता है और ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है। इसलिए लेड क्यों है? लेड से ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है और फिर हालत गंभीर हो जाती है लोगों की। चलिए नेक्स्ट है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव क्रेस्ट और 2 सक्सेसिव ट्रफ? क्या होता है ये? आपने ये डायग्राम बचपन में ज़रूर पढ़ा होगा, साउंड चैप्टर में पढ़ा है ना। हाँ, तो ये होता है क्रेस्ट मतलब शिखर। क्रमिक शिखर या क्रमिक कुड, इसके बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है कि इसको क्या बोलते हैं। तो ये आपने याद आ रहा होगा हल्का हल्का कि लैम्डा बोलते थे, तो ये क्या होता है? वेवलेंथ होता है। तो आप ध्यान में रखिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव क्रेस्ट और 2 सक्सेसिव ट्रफ इज नोन एज वेवलेंथ। अब हम देखते हैं कि इनमें से कौन सा करेक्टली मैच है। तो अगर हम लोग देखेंगे तो सिल्वर आयोडाइड को हॉर्न सिल्वर बोलते हैं, नहीं। क्लोराइड को आर्टिफिशियल रेन, नहीं बिल्कुल नहीं। जिंक फॉस्फाइड को रेड पॉइजन, हाँ बिल्कुल। आप लोग जो रेड किल खरीद के लाते होंगे ना, आप पढ़िए कभी पीछे पलट के, तो वो जिंक फॉस्फाइड होता है उसमें। तो ये सही जवाब हो जाएगा, करेक्टली मैच पूछ रहा था। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, आर्क्योपेट्रिक्स जो है ये कनेक्टिंग लिंक है कौन से क्लासेस के बीच के एनिमल में? ठीक है, तो रेप्टिलिया और एव्स, ठीक है, इसके बीच का कनेक्टिंग लिंक जो है वो आर्क्योपेट्रिक्स है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, कौन से स्टेज में, लाइफ साइकिल के कौन से स्टेज में जो सिल्क वर्म होता है,
रेशम के जो कीड़े होते हैं वो ईल्ड करता है फाइबर ऑफ कॉमर्स, ठीक है। तो प्यूपा जब एज में होता है ना सिल्कवॉर्म, तो वो प्रोड्यूस करता है वाणिज्य के तंतु, तो प्यूपा स्टेज में होता है। ये डिफरेंट स्टेज है, एग, प्यूपा, लार्वा, तो प्यूपा स्टेज में होता है। नेक्स्ट है कि एजोला, एजोला को ये गुड फर्टिलाइजर हो जाता है जब हम लोग एजोला को किस चीज़ से मिक्स करते हैं। तो अगर हम लोग एजोला को ब्लू ग्रीन एल्गे से मिक्स करते हैं, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया सवाल है, तो ये एक अच्छा बायो फर्टिलाइजर हो जाता है। अब ध्यान में रखिएगा ब्लू ग्रीन एल्गे को एजोला से अगर मिक्स करते हैं तो। नेक्स्ट है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल plays a role in removing excess water and waste in case of unicellular organism। आपको पता है कि दो तरीके के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक तो यूनिसेलुलर जिसके में एक सेल होता है जैसे कि अमीबा वगैरह, और एक हम लोग हैं मल्टी सेलुलर, ठीक है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कौन सा सेल ऑर्गेनेल जो होता है वो सब महत्वपूर्ण काम करता है कि वो एक्सेस वाटर या फिर वेस्ट जो है वो निकाल सके। तो ये होता है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स, ठीक है। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक्स्ट्रा जो भी वेस्ट है और वाटर है वो रिमूव करता है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेयन। अगर हम लोग रेयन की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो रॉ मटेरियल कौन सा यूज होता है, सेलुलोज। सेलुलोज से रेयन बनता है, रेयन का कपड़ा वगैरह बनता होगा, आपने देखा होगा। चलिए, ब्लू विट्रोल को किसको कहते हैं, ब्लू विट्रोल, ग्रीन विट्रोल, ये तो बहुत ही कॉमन सवाल है, तो आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए कि ब्लू विट्रोल जो होता है वो कॉपर सल्फेट को हम लोग कहते हैं। ऑप्शन ए CuSO4 इज नोन एज ब्लू विट्रोल। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा केमिकल वेपन यूज हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। तो जो पहला विश्व युद्ध हुआ था तो उसमें केमिकल वेपन यूज हुआ था मस्टर्ड गैस, ठीक है। मस्टर्ड गैस वॉज द केमिकल वेपन दैट वॉज यूज इन वर्ल्ड वॉर 1। नेक्स्ट है कार्बन ब्लैक, जिससे हम लोग प्रिंटर की इंक बनाते हैं, जैसे कि आप कोई पेपर पे प्रिंटर में इंक डालते हैं ना, फिर पेपर पे हम लोग डालते हैं तो वो प्रिंट करके देता है। तो किस चीज़ को डिकम्पोज करके ये बनाया जाता है, तो ये मीथेन, मीथेन को डिकम्पोज करके प्रिंटर का इंक बनाया जाता है, ठीक है, कार्बन ब्लैक। चलिए नेक्स्ट, अब हम देखते हैं ज्योग्राफी का सवाल आ गया है। हाँ, उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक एक नगरी की स्थापना की थी। हिस्ट्री है, हाँ ठीक है। उदयन ने गंगा एवं सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक एक नगरी की स्थापना की थी, ठीक है। इस जानकारी निम्नलिखित में से किस स्रोत से प्राप्त होती है, कैसे पता चलता है, सोर्स क्या था कि उदयन ने सिटी स्टैब्लिश की थी पाटलिपुत्र, ठीक है, जिसको हम लोग पटना बोलते हैं। तो देखते हैं वायु पुराण, हाँ वायु पुराण में है। गार्गी संहिता, क्या गार्गी संहिता में, हाँ। तो परीक्षी प्रवन में, हाँ हाँ। तो ये सारे ऑप्शन हो जाएंगे, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। इन सारों से हमें तथ्य मिलता है। चलिए आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पे। इफ अ पर्सन इज गिवन द रॉन्ग टाइप ऑफ ब्लड, अगर किसी व्यक्ति को गलत प्रकार का रक्त दे दिया तो उससे क्या परिणाम हो सकता है। तो उससे कुछ नहीं होगा कि उसको ऑप्शन देख लेते हैं एक बारी कि उसको क्या हो सकता है। ऑल आर्टरीज कॉन्स्ट्रिक्ट, हाँ जो आर्टरीज है उसकी सारी वो संकुचित हो जाएंगी, बिल्कुल। आपका जो ब्लड ग्रुप है उसके अगर आपको दूसरा ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया गया जो कि यूनिवर्सल डोनर नहीं है तो आपकी आर्टरीज पे इफेक्ट पड़ेगा, वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है अमाइलेज एंजाइम, ये सिक्रीट होता है, ये कहाँ से सिक्रीट होता है, तो ये पैनक्रियाज से, पैनक्रियाटिक ग्लैंड से सिक्रीट होता है, ठीक है। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु स्टार्टेड भक्ति मूवमेंट इन बंगाल, बंगाल में भक्ति मूवमेंट का की शुरुआत किसने करी थी, तो वो है चैतन्य, चैतन्य ने शुरुआत करी थी भक्ति मूवमेंट इन बंगाल। मानव रक्तदान के लिए किस रक्त समूह को यूनिवर्सल डोनर माना गया है। जो यूनिवर्सल डोनर मतलब किसी को भी वो ब्लड डोनेट कर सकते हैं, तो ओ ग्रुप जो होता है उसको यूनिवर्सल डोनर मानते हैं, और बहुत ज़्यादा लोग का ओ ग्रुप जनरली होता भी है, विच इज गुड थिंग। तो वो किसी को भी डोनेट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि मानिए कि अगर कोई AB वाला है या कोई B पॉजिटिव है, इनको अगर खून की कमी है तो O वाले का ब्लड जो है इनको हम लोग दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है कि एवरेज ब्लड फ्लो किडनी से कितना होता है पर मिनट।
पर 1 मिनट में कितना एवरेज फ्लो होता है किडनी से, तो वो है 1200 cc। नेक्स्ट है, इन द ह्यूमन बॉडी कौन से स्ट्रक्चर से अपेंडिक्स जो है, अपेंडिक्स अटैच होता है, तो ये लार्ज इंटेस्टाइन से, बड़ी आंत से अपेंडिक्स जो होता है वो अटैच्ड होता है, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स कंटेन कोबाल्ट, तो कोबाल्ट जो है हमारा B12 में होता है। विटामिन की सारी लिस्ट भी हम क्विज में भी डालेंगे, आप देख लीजिएगा, जिसमें सारे विटामिन के लिस्ट रहेंगे, याद कर लीजिएगा, हर बार पूछता है किसी न किसी विटामिन के बारे में, विटामिन B1, B2, B3, अभी ट्रिक बताऊंगी आपको याद भी हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरीज अ नेगेटिव चार्ज, तो आपको पता है कि किसी में पॉजिटिव होता है, न्यूट्रल होता है, नेगेटिव होता है, तो बीटा जो होता है, बीटा पार्टिकल्स जो होते हैं उन पे नेगेटिव चार्ज होता है, अल्फा जो होता है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। सॉरी, नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइट्स हैज yielded skeleton of the dog along with human skeleton in burial, इनमें से कौन से स्थान पे मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी दफनाए जाने का हम लोग को प्रमाण मिला है, तो ये कौन सा स्थान है, देख लेते हैं एक बार ऑप्शन में हिस्ट्री से, तो ये है बुर्ज़ोम। बुर्ज़ोम जो है यहाँ पे इंसान के साथ साथ कुत्ते का भी कंकाल हमें मिला हुआ है। नेक्स्ट है कि कौन से कलर कॉमनली यूज होता था हड़प्पन पॉटरी में, हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो पॉटरी लोग करते थे बर्तनों को स्पेशली कौन से रंग का इस्तेमाल होता था, तो उनमें लाल कलर का इस्तेमाल होता था, ठीक है, लाल कलर से जनरली बर्तनों को रंगा जाता था। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा इवेंट बुद्धा की लाइफ में इज रिप्रेजेंटेड बाय द व्हील विथ डियर इंडियन आर्ट में, तो आपको पता है कि काफ़ी सारे सिंबल्स हैं जिससे अलग अलग चीज़ें दर्शाई जाती हैं, तो इसमें ये पूछ रहा है कि गौतम बुद्धा की लाइफ में कि कौन सी घटना को हिरन के साथ पहिए में दर्शाया जाता है, ठीक है। तो बुद्धा की जो पहली प्रीचिंग थी, पहला जो उनका उपदेश था, उसको हिरन के साथ पहिए में दर्शाया जाता है इस सिंबल से। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट बलबन के लिए सही नहीं है, देखते हैं। ही प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ नियाबत खुदाई, कि क्या बलबन नियाबत खुदाई की थ्योरी दी थी, नहीं, दिस इज रॉन्ग, पहला ही आंसर गलत हो जाएगा, तो ये हमारा सही आंसर है। आगे भी पढ़ लेते हैं। उन्होंने इकदारी सिस्टम की शुरुआत की थी, ठीक है, उन्होंने तुर्काने चहलकानी, ठीक है, सुसमाप्त कर दिया था, ठीक है, इन्होंने बंगाल के विद्रोह को दबा दिया था, ठीक है, तो पहला जो आंसर हो जाएगा वो सही है। नेक्स्ट है, देवगिरी के रूलर कौन थे एट द टाइम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी का जो इन्वेजन हुआ था, तो उस टाइम कौन थे रूलर, तो वो थे रामचंद्र देव, ठीक है, देवगिरी के रूलर जब खिलजी ने आक्रमण किया था। नेक्स्ट है, इनमें से कौन से इंडिया के वायसराय थे, ठीक है, जिनका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में इनकी हत्या कर दी गई थी, ठीक है, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड मेयो, ठीक है, लॉर्ड मेयो की हत्या अंडमान निकोबार आइलैंड में कर दी गई थी। नेक्स्ट है, किसने कंपेयर किया था कर्जन, लॉर्ड कर्जन जो थे उनका एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया में औरंगजेब के एडमिनिस्ट्रेशन से, आपको पता है औरंगजेब एक बहुत ही क्रूअल शासक था, तो लॉर्ड कर्जन के एडमिनिस्ट्रेशन को किससे लेड किया गया था, किसने किया था ये, तो जीके गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले जी ने इसको लेड किया था औरंगजेब के शासन से। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 103 पे चलते हैं। ये जो एक स्टेटमेंट दिया है, तो ये स्टेटमेंट किसने लिखा है कि द मुस्लिम्स, मुसलमान अगर संतुष्ट और होते तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का सबसे बड़ा कवच बन जाते, ये स्टेटमेंट किसने लिखा था, तो ये स्टेटमेंट लिखा था W हंटर ने, ठीक है। इफ द मुस्लिम्स इफ कंटेंट एंड सेटिस्फाइड वुड बिकम द ग्रेटेस्ट बुलवॉक ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया, दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय W हंटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये स्टेटमेंट किसने दी थी कि मेरे विश्वास में कांग्रेस अपने पतन के लिए लड़खड़ा रही है और भारत में रहते हुए मेरी महान महत्वाकांक्षाओं में से एक शांतिपूर्ण
निधन के लिए इसकी सहायता करना है। तो ये स्टेटमेंट किसने दिया था? इंग्लिश में भी मैं पढ़ दे रही हूँ। इन माई बिलीफ कांग्रेस इज टू tottering to its fall and one of my greatest ambitions while in India is to assist it to a peaceful demise। तो ये स्टेटमेंट दिया था लॉर्ड कर्जन ने, ऑप्शन सी, लॉर्ड कर्जन ने स्टेटमेंट दिया था। स्टेटमेंट से सवाल भी काफ़ी आते हैं, स्पेशली वायसरायज वगैरह से, तो आप ज़रूर ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है कि आपको पता है कि 1857 में जो हमारी पहली क्रांति जिसको बोलते हैं सिपाही म्यूटिनी, तो उसमें क्या हुआ था कि नए कारतूस इंट्रोड्यूस किए थे ब्रिटिश ने, न्यू इनफील्ड राइफल, ठीक है। और तो ये कब एग्जैक्ट पूछ रहा है कि विथ मंथ 57, तो दो ऑप्शंस में है, तो एग्जैक्ट कब इंट्रोड्यूस किया गया था? तो ये इंट्रोड्यूस हुआ था दिसंबर 1856 में, ठीक है। सॉरी, हाँ, 1857 में रिवोल्ट हुआ था, बट इंट्रोडक्शन हुआ था दिसंबर 1856 में, और जिसकी वजह से लोगों में जो सिपाही थे इनके बीच में बहुत सारा वो हो गया, विद्रोह आ गया इनके मन में धीरे धीरे, और फिर ये इसने बड़ा रूप ले लिया। नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं विद रिस्पेक्ट टू थियोसॉफिकल सोसाइटी, ठीक है। कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, चलिए देखते हैं। ये जो सोसाइटी थी ये बिलीव करती थी यूनिवर्सल भाईचारे में, सही है, करती थी। इट वॉज स्टैब्लिश्ड बाय मैडम HP ब्लात्स्काई एंड HS स्कॉट एट अडायर। हाँ, इन्होंने जरूर किया था स्टैब्लिश, मैडम HP ने एंड HS ने, लेकिन इन्होंने अडायर में नहीं किया था। अडायर में इन्होंने इसको शिफ्ट किया था, इन्होंने इसको न्यूयॉर्क में स्थापना की थी। इट वॉज स्टैब्लिश्ड इन न्यूयॉर्क एंड देन इट वॉज मूव टू अडायर। अडायर कहाँ है? मद्रास की, मद्रास में, अडायर मद्रास। तो स्थापना यहाँ नहीं हुई थी, न्यूयॉर्क में हुई थी। बाद में एनी बेसेंट ने इसको टेक ओवर कर लिया, तो ऑप्शन भी हो जाएगा इनकरेक्ट। आगे पढ़ लेते हैं। इस सोसाइटी ने बिलीव किया इन ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल एंड डॉक्ट्राइन ऑफ रीइंकार्नेशन, हाँ सही है। और 1857 में इसकी स्थापना हुई थी, ये भी सही है। देखिए काफ़ी सारी सोसाइटीज़ हैं जिन्होंने काफ़ी रिफॉर्म्स लाने के लिए काम किया है, तो उन सबकी लिस्ट भी मैं दे दूंगी एप्लीकेशन में, आप डेफिनेटली पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली जो सोसाइटीज़ बिहार से रिलेटेड हैं वो तो आपको डेफिनेटली पढ़ के ही जानी है। नेक्स्ट सवाल है, थ्रू विच एक्ट द पावर टू लेजिस्लेट फॉर द बॉम्बे एंड मद्रास प्रोविंस हैज बीन रिस्टोर्ड। कौन से एक्ट से रिस्टोर हुआ था? तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, ऑप्शन बी, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 से के अधिनियम ये हुआ था, ठीक है, कानून बनाने की शक्ति प्रदान हुई थी। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। कौन से साल में द नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पूना सार्वजनिक सभा ये स्टैब्लिश्ड हुई थी? तो ये स्टैब्लिश्ड हुई थी 1870 में, ठीक है। और मैं ये इन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर रही हूँ, इनकी सारी लिस्ट। और इन केस अगर आप एप्लीकेशन में नहीं पढ़ पाते हैं, आपको किताब से पढ़ना है, तो मॉडर्न हिस्ट्री की जो स्पेक्ट्रम है उसके आप एंड पेजेस पे जाएंगे, तो ये सारे ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट वहाँ दे रखी है, आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, किसने ऑर्गेनाइज किया था कूका मूवमेंट, ठीक है। तो कूका मूवमेंट गुरु राम सिंह ने ऑर्गेनाइज किया था, ठीक है, कूका मूवमेंट, वो लीडर थे उसके। नेक्स्ट है द यंग इंडिया, ये एक वीकली, एक साप्ताहिक थी जिसकी शुरुआत हुई थी। तो ये इसको किसकी शुरुआत किसने की थी? तो होम रूल पार्टी, ऑप्शन सी, द होम रूल पार्टी वॉज स्टार्टेड यंग इंडिया। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच। तो नॉट करेक्टली मैच पे हम लोग चलते हैं। तो देखते हैं, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 करेक्ट है, हुआ था। फिर सोसाइटी ऑफ बॉम्बे 1804 हुआ था। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन 1823, ये भी करेक्ट है। लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ बंगाल 84, नो दिस इज इनकरेक्ट। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 112। इनमें से किसको विच वन ऑफ द फॉलोइंग वे इलेक्टेड टू कोलैबोरेट विद महात्मा गांधी who was the author of the new constitution of the Congress as per resolution of Indian National कांग्रेस अमृतसर सेशन 1919 में, ठीक है। तो इनमें से किनको इलेक्ट किया गया था वो हम देख लेते हैं। तो इसमें से इलेक्ट किया गया था NC केलकर जी को, ठीक है, और IB सिंह को। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 2 और 4। नेक्स्ट है कि कौन से दो माउंटेन रेंज के बीच में कश्मीर, वैली ऑफ कश्मीर जो है वो सिचुएटेड है? तो वैली ऑफ कश्मीर इज सिचुएटेड बिटवीन ग्रेट हिमालय एंड पीरपांचल, ग्रेट हिमालयाज एंड पीरपांचल। नाउ
नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। रिवर तेल, ये जो तेल नदी है ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। बागमती नहीं, घाघरा नहीं, गंडक नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। और तेल नदी जो है वो महानदी की ट्रिब्यूटरी है। महानदी कहाँ से ओरिजिनेट होती है? तो वो ओडिशा से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, ऑप्शन ही हो जाएगा इसका जवाब। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। इनमें से कौन सा कैश क्रॉप नहीं है? तो जूट, ग्राउंड, ज्वार जो है वो एक कैश क्रॉप नहीं है। कैश क्रॉप क्या होता है कि ऐसा क्रॉप जो हम उगाएं और उसको मार्केट में बेचा जा सके। ठीक है, और तो ज्वार जो है वो कैश क्रॉप नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। ग्लोबलाइजेशन में इंक्लूड क्या क्या नहीं था? आपको पता है कि 1991 में एलपीजी हमारा मनमोहन सिंह जी ने एलपीजी लेके आए थे रिफॉर्म्स, तो उसमें ग्लोबलाइजेशन में क्या क्या इंक्लूडेड नहीं था देख लेते हैं। रिडक्शन इन इम्पोर्ट ड्यूटीज, हाँ हमें करें। उसके बाद से हम आगे बढ़ते हैं। एबोलिशन ऑफ इम्पोर्ट लाइसेंसिंग, फिर फ्री फ्लो ऑफ एफडीआई, डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर इक्विटी। हाँ, तो ये इसमें इंक्लूडेड नहीं था, बाकी इंक्लूडेड थे। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। सर्विस टैक्स कब इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में, और वो किसके रिकमेंडेशन पे इंट्रोड्यूस हुआ था? तो राजा जे चेल्ली कमेटी जो थी, राजा जे चेलिया कमेटी, इसने सर्विस टैक्स को इंट्रोड्यूस कराया था इंडिया में, इनके रिकमेंडेशन में हुआ था। ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया का सबसे काला भाग क्या कहलाता है? ठीक है, तो सबसे काला भाग अम्बरा कहलाता है। ग्रहण जब होता है तो उसमें जो सबसे काला भाग होता है उसको अम्बरा कहते हैं। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा माउंटेन जो है वो जर्मनी में लोकेटेड है? ऑप्शन देख ले। ब्लैक फॉरेस्ट, हाँ ब्लैक फॉरेस्ट जो है वो जर्मनी में लोकेटेड है। नेक्स्ट है द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रिपेयर्ड बाय, तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो पहला ड्राफ्ट था वो किसके द्वारा प्रिपेयर था? तो बी आर अम्बेडकर नहीं है इसका जवाब, इसका जवाब है बी एन राव। ठीक है, बी एन राव ने पहला ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का प्रिपेयर किया था। नेक्स्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये जो टर्म है सोशलिस्ट, ठीक है, इसको लाया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा अमेंडमेंट के द्वारा? तो 42nd अमेंडमेंट के द्वारा इसको लाया गया था। 42nd अमेंडमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें काफी चेंजेस हुए थे, इसको हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो 42nd अमेंडमेंट जितनी चीजें हुई थी आप डेफिनेटली याद रखिए। तो सोशलिस्ट टर्म पहले हमारे उसमें नहीं था, 42nd अमेंडमेंट हुआ और उसके तहत हम लेके आए इस वर्ड को। नेक्स्ट है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग किसको कंसीडर किया जाता है एज गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट? तो फंडामेंटल राइट का गार्जियन कौन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग? तो वो है पार्लियामेंट। ठीक है, वो है पार्लियामेंट, नहीं सॉरी, वो है जुडिशरी का काम है कि वो हमारे जो भी फंडामेंटल राइट है उनकी रक्षा करे और उनको प्रिजर्व करे। नेक्स्ट चलते हैं कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डज नॉट हैव द राइट टू, तो किस चीज का राइट नहीं है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास? पार्डन देने का राइट है उनके पास, बिल्कुल है। रिमूव अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाँ ये राइट उनके पास नहीं है। डिक्लेयर इमरजेंसी का राइट है, हाँ है। पास ऑर्डिनेंस राइट, हाँ है। तो उनके पास ये राइट नहीं है, रिमूव अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो इट इज सच ए पावरफुल पोजीशन, देखिए आपको पता चलता है इससे। नेक्स्ट है कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल में लिखा है कि द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ एवरी स्टेट शैल बी सो एक्सरसाइज नॉट as not impede or prejudice the exercise of the executive power of the union। इसका मतलब ये है कि हर राज्य का हिंदी में मैं पढ़ दे रही हूँ कि कौन से आर्टिकल में लिखा है कि हर राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाए कि संघ की कार्यकारी शक्ति के प्रयोग में बाधा ना हो। तो ये जो स्टेटमेंट है अगर हम लोग ध्यान दें ऑप्शंस पे देखते हैं, ऑप्शन को देखते हैं। तो ऑप्शन पर हम लोग देखते हैं तो आर्टिकल 257 बिल्कुल इसको एक्सप्लेन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट फॉर वोट ऑन अकाउंट? वोट ऑन अकाउंट का क्या मतलब है? तो ये है अप्रोप्रिएट फंड्स पेंडिंग पासिंग ऑफ बजट, बजट पारित होने तक लंबित होने वाली जो भी धनराशि होती है उसको हम लोग कहते हैं वोट ऑन अकाउंट। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन से रूलर ने
दीवानी ग्रांट करी थी ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है। इनमें से कौन से रूलर थे, तो शाह आलम ने करी थी, शाह आलम 2 ने दीवानी ग्रांट ईस्ट इंडिया कंपनी को। नेक्स्ट है कि इसमें हम लोग को लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है कोर्स से मिला के। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं। तबकात ए अकबरी ये किसने लिखी है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको देखते हैं तो ये लिखी है निजामुद्दीन ने, ठीक है। तो ए का हो जाएगा 3। फिर है तबकात ए नसीरी, ये लिखी है मेहनाज उद्दीन बिन सिराजुद्दीन, ठीक है। तो हो जाएगा बी का हो जाएगा 2, ठीक है। उसके बाद से तारीख फिरोज शाही, तो ये लिखी है जियाउद्दीन बरौनी ने, सी का 4। और तारीख यमीनी, तो ये ऑटोमेटिकली लिखी है अलुत्बी ने। तो हम देखेंगे तो ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट है, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं कि मोनालिसा के फेमस जो पेंटिंग है वो किसने बनाई है, तो वो बनाई है लियोनार्डो डा विंची ने। मोनालिसा की जो फेमस पेंटिंग है, जिनमें आप किधर भी तरीके से देखेंगे तो आपको लगेगा वो पेंटिंग आपको ही दिख रही है, बहुत ही नायाब पेंटिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 129 पे चलते हैं। इंडिया ने ओलंपिक गेम से पहली बार कब पार्टिसिपेट किया था, तो इंडिया ने 1920 में ओलंपिक गेम में पार्टिसिपेट किया था। और इस साल इंडिया ने टोटल जीते 7 मेडल, जो अभी तक इंडिया की हाईएस्ट टैली है। 2012 में जीते थे हमने 6, उसके बाद उसको हमने सरपास कर दिया। नेक्स्ट है कि नेम द प्लेस इन इंडिया जहाँ बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी और इंडियन ओशन ये तीनों मिलते हैं। तो रामेश्वरम में ये तीनों मिलते हैं। और रामेश्वरम में विवेकानंद स्मारक भी है, बहुत ही फेमस विवेकानंद मेमोरियल। सॉरी, रामेश्वरम नहीं, कन्याकुमारी में है विवेकानंद मेमोरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गुरु शिखर पीक, ये गुरु शिखर पीक जो है वो कहाँ लोकेटेड है, तो इट इज लोकेटेड इन राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 132 पे चलते हैं। इनमें से कौन सी प्रोटीन जो है वो मिल्क में पाया जाता है, तो मिल्क में पाया जाता है केसिन, मिल्क में केसिन प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट है कांवड़ लेक, एक ऑक्सीबो लेक है, ठीक है, विच इज फॉर्म ड्यू टू मेंडरिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, तो ये कौन से रिवर के मेंडरिंग से बना है, तो गंडक से बना है कांवड़ लेक। क्वेश्चन नंबर 134 पे चलते हैं कि इनमें से कौन सा एक प्लांट हार्मोन है, तो साइटोकाइनिन जो है दिस इज अ प्लांट हार्मोन। और ये सब तो आपको पता है, ह्यूमन हार्मोन, एस्ट्रोजन, थायरॉक्सिन, इंसुलिन, ठीक है। साइटोकाइनिन इज अ प्लांट हार्मोन। नेक्स्ट चलते हैं कि पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी इंट्रोड्यूस कब हुई थी, तो पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुई थी 1948 में। नेक्स्ट है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ यूरेनियम, तो लीडिंग प्रोड्यूसर यूरेनियम का कौन है, तो इट्स कजाकिस्तान, ठीक है, कजाकिस्तान। यूएसएसआर से ये लोग टूट के बने हैं। नेक्स्ट है कि विच अमंग द फॉलोइंग सेड दैट आईएनसी इज अ बेगिंग इंस्टीट्यूट, किसने ये कहा था कि कांग्रेस एक भीख मांगने वाला संस्थान है, ये किसके स्टेटमेंट है, तो ये अरविंदो घोष जी के स्टेटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज फेमसली कॉल्ड स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया, तो स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया कौन से शहर को कहा जाता है इंडिया के, तो वो है कुर्ग, साउथ इंडिया में कुर्ग। नेक्स्ट है कि नोबेल प्राइज 2020 में मेडिसिन के लिए किसको मेडिसिन का नोबेल प्राइज किसको मिला है, हार्वे जे ऑल्टर, इनको मिला है मेडिसिन का। और रोजर पेनरोज को किस लिए मिला है, तो फिजिक्स के लिए मिला है, ठीक है। नेक्स्ट है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ कैपिटल रिसीट, कैपिटल रिसीट का कॉम्पोनेंट कौन सा नहीं है, तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। मार्केट बोरोइंग इंक्लूडिंग स्पेशल नहीं, रिसिप्ट फॉर टैक्सेस ऑन प्रॉपर्टी एंड कैपिटल ट्रांजैक्शन, संपत्ति और पूंजी लेन देन पे जो भी करों से प्रतिक्रिया होती है, ये कॉम्पोनेंट नहीं है कैपिटल रिसीट का, बाकी सब है, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि करंट चेयरमैन कौन है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के, करंट चेयरमैन है आर के महाजन।
तिलहर जलप्रपात बिहार के कौन से जिले में स्थित है? तो वो स्थित है कैमूर में। कैमूर में है तिलहर जलप्रपात। नेक्स्ट है रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी को हम लोग कैसे मेजर करते हैं? तो वो हम लोग गीगर काउंटर से मेजर करते हैं। रेडियो एक्टिविटी खोज किसने की थी? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट है बाइनरी लैंग्वेज जो होती है उसमें कितने डिजिट होते हैं? तो उसमें होते हैं 2 डिजिट। कौन कौन से होते हैं? 0 एंड 1। बाइनरी लैंग्वेज जो जनरल कंप्यूटर में यूज किया जाता है, देयर आर ओनली 2 डिजिट्स, दैट इज 0 एंड 1। नेक्स्ट है विच पर्सन वॉज नॉट कनेक्टेड विद चंपारण मूवमेंट। जो चंपारण मूवमेंट हुआ था तो उसमें कौन से ऐसे नेता थे जो कनेक्टेड नहीं थे? तो ये ऑप्शन देखते हैं। तो राजेंद्र प्रसाद जी बिल्कुल थे, अनुग्रह नारायण सिंह ये भी थे, ये भी कृपलानी ये भी थे, जयप्रकाश नारायण ये नहीं थे। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, क्योंकि जयप्रकाश नारायण जो थे वो चंपारण मूवमेंट से कनेक्टेड नहीं थे। नेक्स्ट है हु वाज महात्मा गांधी के क्लोज इंग्लिश कंपैट्रिएट ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट। करीबी महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज हमवतन कौन थे जब हम लोग का फ्रीडम मूवमेंट चल रहा था? तो हो जाएगा चार्ल्स फेरर एंड्रयू, ये महात्मा गांधी से काफी करीब थे। नेक्स्ट है जुडिशियल रिव्यू मीन्स दैट द सुप्रीम कोर्ट। जुडिशियल रिव्यू का क्या मतलब है? ठीक है, जुडिशियल रिव्यू का क्या मतलब है कि राज्य के किसी भी कानून को अवैध घोषित ये लोग कर सकते हैं। इट कैन डिक्लेयर, सुप्रीम कोर्ट कैन डिक्लेयर इलीगल एनी लॉ ऑफ द स्टेट। इन जुडिशियल रिव्यू उनको ये पावर मिलती है। नेक्स्ट, पहले मुस्लिम कनकरर कौन थे बिहार के? तो इट वॉज बख्तियार खिलजी, जिन्होंने ही वॉज द फर्स्ट मुस्लिम कॉन्करर ऑफ बिहार, बख्तियार खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है और सेकेंड लास्ट, द बुक गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, ये ऑथर किया गया था किसके द्वारा? तो ये ऑथर किया गया था डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन बहुत अच्छी किताब है, आप जरूर पढ़िएगा। और आज का आखिरी सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस द डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर। तो ये किसने मेंशन कर, किस में मेंशन है डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर? तो आर्टिकल 310 में मेंशन है। सो दिस वाज इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।